आपसे जानना चाहेंगे मैं कि ये बात तो बहुत हो रही है कि बीजेपी फिरका परस्त पार्टी है या बीजेपी ने बहुत जबरदस्त टक्कर दी है ममता बनर्जी को, लेकिन क्या ममता बनर्जी का जो पिछले 10 साल का काम काज है, यानी जो रिपोर्ट कार्ड है, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ममता बनर्जी का जो काम काज पिछले 10 सालों का रहा वो कैसा रहा? क्या अपने काम काज की बुनियाद पर ममता बनर्जी डिजर्व करती है तो अगली मर्तबा भी सरकार में आए, या बीजेपी के ताकतवर होने की वजह यह भी है कि ममता बनर्जी ने काम काज नहीं किया, सिर्फ जज्बात से काम लिया, इस्तेहसाल किया आवाम का? क्या है सच्चाई? अच्छा, मैं असल में इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं पिछले सवाल बात में जो नौशाद साहब ने किया है और आपने जी सवाल उसमें मैं एक बात बढ़ाना चाहता हूँ कि जी जरूर। जो बंगाल के बारे में जो बात कही जाती है कि बंगाल में फिरका प्रस्ती कभी नहीं रही है, तो ये आधी सच्चाई है। मगरबी बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान की तकसीम का तस्वुर पेश किया था मगरबी बंगाल में। और मगरबी बंगाल के ही बंकम चटर्जी थे जिन्होंने आनंद मठ लिखा, जिन्होंने वंदे मातरम का तस्वुर दिया। तो बंगाल की मिट्टी में फिरका प्रस्ती की चिंगारी बहुत पहले से दबी हुई थी और 1905 में मजहब की बुनियाद पर बंगाल एक पूरा तकसीम हो चुका था 1905 में। लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो तबका इक़्तिदार में आया वो बड़ी बड़ी जाति के लोग, ये ब्राह्मण आए, ब्राह्मण या कास्ट लोग आए और उसके बाद कम्युनिस्ट तहरीक शुरू हुई यहाँ पे। कम्युनिस्टों ने क्या किया कि इक़्तिदार को अपने हाथ में रखा। इक़्तिदार कौन लोग थे इक़्तिदार में? कम्युनिस्टों के इक़्तिदार में ये ब्राह्मण ब्राह्मण, लोग थे तो। बनर्जी, चटर्जी, यही लोग थे इक़्तिदार में। हम्म। ब्राह्मण लोग थे। ब्राह्मणों ने देखा कि इक़्तिदार अपने हाथ में है और हमेशा रहनी है, तो उन्होंने मजहब के सवाल को हटा के तबकाती सियासत को आगे बढ़ा दिया। मतलब गरीबी, अमीरी, महरूम और फैजियाब लोगों की सियासत को आगे बढ़ाया, लेकिन इक़्तिदार उनके हाथ में रहा। लेकिन जब ममता बनर्जी इक़्तिदार में आई, तो ममता बनर्जी ने लेफ्ट को तोड़ने के लिए मजहब का सहारा ली, मजहबी सियासत का सहारा ली। जो चिंगारी जो दबी हुई थी बंगाल की सियासत में, कि बंगाल की सरजमीन में फिरका परस्ती की, वो अचानक उभर गई। और ऐसा नहीं कि ये बोलना कि बंगाल में नहीं है। आप देखिएगा बिहार में, या आप देखिए अपने यूपी, आपके यूपी में, वहां पे मंडल मंडल की शासक आई, लेकिन बंगाल में मंडल के शासक को होने ही नहीं दिया गया। एक जमाने में ज्योति बसु ने कहा कि बीजेपी को वोट दे दो, लेकिन मायावती को वोट मत दो। मायावती को बढ़ने नहीं दिया बिल्कुल। गया। क्यों? कि ये लोग जितने लोग थे, ये कहना राजपूत और ये ब्राह्मण और कास्ट, ये नहीं चाहते थे नीचे तबके में आए। लेकिन देखिए बीज, इसलिए यहाँ बोलते हैं, अभी मेरी किताब जो आ रही है उसमें मैंने उसका जिक्र किया है कि भद्रलोक जो है यहाँ के अशराफिया, बंगाली अशराफिया, जिसको यहाँ बोला जाता है भद्रलोक, तो ये किस तरह से बंगाल में गुज़श्ता 100-200 साल से हुकूमत करते हुए आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने ममता बनर्जी की मजहबी सियासत का फायदा उठाया और सोशल इंजीनियरिंग किया। अभी जो दिलीप घोष जो बीजेपी के सदर है, और शायद कि अगर बीजेपी इख्तियार में आएगी तो वो शायद कि सीएम के कैंडिडेट ही बने। वो आते हैं नॉर्थ दिनाजपुर के इलाके, इस ये क्या नाम है, मेदिनीपुर के इलाके से, बिल्कुल बंगाल से 200-250-300 किलोमीटर दूरी से आते हैं और बैकवर्ड क्लास से आते हैं। पहली मर्तबा बीजेपी ने एहसास दिलाया बंगाल की सियासत में कि सिर्फ कलकत्ता के लोग ही सीएम क्यों बनेंगे, कलकत्ता के रहने वाले लोग, कलकत्ता के ब्राह्मण ही को सीएम बनेंगे, आप भी सीएम बनिएगा। और दिलीप घोष की वजह से पूरा जो कबायली इलाका था आपका, क्या नाम है, पुरुलिया, बांकुरा, जो कबायली इलाके, जंगल महल जिसको हम लोग बोलते हैं, जंगल महल, फिर इधर नॉर्थ बंगाल में अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, जितने इलाके थे, इस बैकवर्ड सियासत की ने बीजेपी ने पहली मर्तबा बंगाल की सियासत में किया और इसका फायदा उठाया। बीजेपी ने कम्युनल सियासत का फायदा उठाया है और सोशल इंजीनियरिंग भी की है। अच्छा, जहां तक तो बात है ममता बनर्जी की ममता बनर्जी, जी जी, जहां ये तक तो सवाल पहले वाला ममता बनर्जी सवाल का था, है, हमारे दूसरे सवाल का जवाब। हाँ, जहां तक सवाल ममता बनर्जी का है कि ममता बनर्जी एक ऐसी वजीर आला है जो इख्तिदार में आई और सिर्फ 15-20 दिन के बाद ऐलान कर दिया कि हमने सचर कमेटी की रिपोर्ट को अमल कर लिया है। ये जाहिर बात है कि अपने आप में मजाक था। फिर सुल्तान अहमद मरहूम जिंदा थे, उन्होंने ये क्या नाम, ये राजेंद्र सचर को बंगाल बुलाए और 5 स्टार होटल उनको दावत दी गई। वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये ऐलान हुआ कि ममता बनर्जी ने 98% सचर कमेटी की सिफारिशात को कबूल कर लिया है। जाहिर बात है कि एक शख्स जो अभी पूरी कमेटी की रिपोर्ट बनाया हो, जिनके सामने पूरे हिंदुस्तान के हालात हो, वो तो अचंभा रह जाएगा कि एक वजीर आला सिर्फ 6 महीने 20 दिन में कैसे नाफिज कर दी। वो मायूस होकर लौट गए। अब ममता बनर्जी की तकरीर 2011 से लेकर 2013 तक की आप सुनेंगे,
उसमें ममता बनर्जी मुतअद्दिद मर्तबा बोलती है कि मुसलमानों के लिए कॉलेज बनाएंगे, मुसलमानों के लिए बाजार बनाएंगे, मुसलमानों के लिए अलग हाट बनाएंगे, मुसलमानों के अलग मार्केट बनाएंगे। इस तरह की सियासत का बीजेपी ने फायदा उठाया और बीजेपी ने ये कामयाब हो गई ये बतलाने में लोगों को कि ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की फिक्र है। और दूसरी जो खराब बात हुई है वो हमारे उलमाए किराम का बिला दरेग ममता बनर्जी के प्रोग्रामों में शिरकत करना, टोपी दाढ़ी पहनकर। और एक साहिब उलमाए किराम की तो जिम्मेदारी थी कि वो मुसलमानों की रहनुमाई करते, हुकूमत के सामने मसाइल रखते, लेकिन मसाइल को रखने के बजाय आप देखिए जितने भी सरकारी प्रोग्राम हुए हैं इधर चंद दिनों के, अब हालिया दिनों को छोड़कर, सब में कलकत्ता के 2-3 इमाम जो है बड़ी स्टेज पर नमूदार होते थे। और इस तरह से ममता बनर्जी ने ये अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि हम मुसलमानों के मैं ही ठेकेदार हूँ और ये हमारे बड़े इमाम मेरे साथ हैं। जबकि हकीकत ये है कि 10 साल में सिवाय एक मरतबा जिसमें डॉक्टर मजहू आलम शामिल है, एक मरतबा की ममता बनर्जी ने किसी भी मुस्लिम वफ्द से मुलाकात नहीं की है, किसी भी 10 साल में। पहली वज़ीर आला होंगी। बीजेपी का भी वज़ीर आला मुसलमानों के वफ्द से मुलाकात करते रहे हैं, बातचीत करते रहे। खुद नरेंद्र मोदी बातचीत किया कई मरतबा मुसलमानों के वफ्द से, अमित शाह ने मुलाकात की मुसलमानों के वफ्द से। लेकिन ममता बनर्जी एक वाहिद सीएम है हिंदुस्तान की जिन्होंने एक मरतबा डॉक्टर मजहू आलम की क़यादत वाली मिल्ली काउंसिल के वफ्द के अलावा किसी भी मुसलमानों के वफ्द से आज तक उन्होंने बात ही नहीं की। चुनांचे 2002 में डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवई की क़यादत में जो एक कमेटी बनाई गई थी, मसाइल एजुकेशन कमेटी, जिस कमेटी ने अपनी सिफारिशात की थी कि बंगाल में इस तरह से निज़ाम तालीम को अच्छा किया जाए और मदरसों के निज़ाम को मुस्तहकम करके मुसलमानों को आगे लाया जा सके। आज हालत यह है कि मगरबी बंगाल के 614 मदरसे में तकरीबन 20,000 सीटें खाली है। बेशतर उर्दू मीडियम स्कूलों में टीचर्स नहीं है। और लेकिन दूसरी तरफ आप लोग दिल्ली में बैठ कर सोचते होंगे कि ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रही है। और आज भी ये रिपोर्ट है बंगाल में कि जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है, वहां पे 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 7 हॉस्पिटल हैं। जबकि मिदनीपुर, पलोलिया, बांकुड़ा ये बैकवर्ड इलाके हैं, लेकिन वहां मुसलमानों की आबादी 5 से 10% है, वहां पे 1 लाख की आबादी पर 13-14 हॉस्पिटल है। खुद कलकत्ता शहर में मुसलमानों की आबादी 20% है, यहाँ पे 22 यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 8 यूनिवर्सिटियां हैं। और मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर जहां पे मुसलमानों की 3 जिला मिलाकर मुसलमानों की आबादी 60% औसत होती है, वहां पे सिर्फ 1 यूनिवर्सिटी है। तो ये जो ममता बनर्जी ने जिस तरह से सियासत की, हाँ स्कॉलरशिप उन्होंने बड़े पैमाने में तकसीम की, क्योंकि लोग ये पैसा लोगों के हाथ में जाता है तो हर आदमी खुश है कि मेरे जेब में पैसा आया। लेकिन स्कॉलरशिप से तालीम बेहतर नहीं होती है। आपको तालीम बेहतर होने के लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी ने आने के बाद ये कहा था कि हम सशर कमेटी को नाफिज करने जा रहे हैं, ये बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ ऐलान किया या उस पर अमल भी हुआ कुछ उनके 10 सालों में? उनसे जब बात कीजिए, टीएमसी के लीडरों से जब बात करेंगे तो वो तो ममता बनर्जी ने खुद 15 दिन के बाद, तो मैंने कहा कि इख्तिदार में आने के 15 दिन के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने नाफिज कर दिया है, इसमें अब कोई बातचीत नहीं होगी, हमने कर दिया है। आज तक किसी मुस्लिम लीडर ने सवाल ही नहीं पूछा कि दीदी आपने क्या किया। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जब ममता बनर्जी इख्तिदार में नहीं आई थी तो मगरबी नौशाद साहब कलकत्ता में बहुत पुराने रहते मुझसे पहले, मैं तो 2006 में आया कलकत्ते में, तो कलकत्ता में आए दिन वक्फ प्रॉपर्टी के घोटाले को लेकर यहाँ पे धरना एहतजाज होते थे। उस धरना और एहतजाज की लीडरशिप जो है तृणमूल कांग्रेस के मौजूद जो मुस्लिम लीडर है, इस वक्त सुल्तान साहब का इंतकाल हो गया, सुल्तान साहब, जावेद अहमद खान, सिद्दीकुल्लाह चौधरी, ये लोग करते थे। आए दिन धरना होता था कि ये घोटाले की जांच होनी चाहिए। यहाँ पे बड़े पैमाने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी मगरबी बंगाल में है। आज मगरबी बंगाल का गवर्नर हाउस वक्फ प्रॉपर्टी का है। ये मालवीय, ये शराब की सबसे बड़ी कंपनी वक्फ प्रॉपर्टी पे है। और यहाँ का जैसे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा गोल्फ क्लब जो है वक्फ प्रॉपर्टी पे। लेकिन आज मगरबी बंगाल की सियासत से वक्फ का सियासत खत्म हो गई हुई है। ममता ने वादा किया कि हम सीबीआई कराएंगे, सीबीआई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितने चोर बैठे हुए थे वक्फ के चोर लोग, सब इनकी पार्टी में शामिल है इस वक्त। अच्छा नूरुल्लाह साहब, आपने कहा कि उर्दू टीचर्स की बहाली नहीं, मदरसों में बहाली नहीं कराई इन्होंने, लेकिन ये भी खबर है कि ममता बनर्जी ने मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह देना शुरू किया है। जो मुसलमानों का इज्तिमा होता है उसमें ममता बनर्जी जाती है, मुसलमानों के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ मिलती है, उनसे घुल मिल करके रहती है, मतलब कहीं पर एहसास नहीं होने देती मुसलमानों की कि आप अलग हैं, हम आपके साथ हैं।
हाँ, ये देखिए इमाम को तनख्वाह देने का जो फैसला था, ये मगरबी बंगाल की सियासत का टर्निंग पॉइंट है और ये सबसे भयानक फैसला था। और आपको ताज्जुब होगा कि जिन ज़माने में बंगाल में ये इमाम को तनख्वाह देने का फैसला हुआ, उसी ज़माने में जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी कलकत्ता तशरीफ लाए थे और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में उनसे किसी ने सवाल पूछा कि ये जो यहाँ तनख्वाहें दी जा रही है, इस तरह की तनख्वाहें यूपी में क्यों नहीं दी जा रही हैं? आप लोग यूपी में तहरीक चला के अखिलेश यादव को मजबूर करें कि वहां के भी इमाम को तनख्वाहें दे। तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि आज तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये चीजें आपको कल होकर नुकसान पहुंचाएगी। और वाक़िदन ये नुकसान पहुंचाई और ममता बनर्जी ने उसका ये करने के लिए, क्या नाम है, भरपाई करने के लिए अब पंडितों को तनख्वाह देना शुरू किया। अब पुरोहित को तनख्वाह देना शुरू किया, कब्रिस्तान ये हिंदू गुमराह कब्रिस्तानों में देना शुरू किया। तो इस तरह से उसके अब टर्निंग पॉइंट। लेकिन अगर ममता बनर्जी इमामों को तनख्वाह देने के बजाय मुस्लिम इलाकों में स्कूल कायम करती और मुस्लिम और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करती, तो मेरे ख्याल से मुसलमान ज्यादा उनके ममनून होते। यही वजह है कि आज कलकत्ते शहर में उर्दू जो बोलने वाले मुसलमान हैं, उनको वो शायद कि ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको शायद कि मालूम होगा अब्बास सिद्दीकी की लीडरशिप में, अब्बास सिद्दीकी, अच्छा, उस पर बातचीत करेंगे वो नौशाद मोमिन साहब। जी जी, नूरुल्लाह जावेद साहब अभी काफी देर से बोल रहे थे, इन्होंने जो बातें की है, आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं, आप एग्री करते हैं, इसमें कुछ बातें हैं जो हकायक के खिलाफ भी है? नहीं, बातें तो 100% दुरुस्त हैं। हाँ, ये जरूर है कि जितना शोर किया गया है इस हुकूमत के जरिया, उतना काम तो नहीं हुआ है। ये तो अपनी जगह हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि हमारे जो बंगाल के जो सियासी रहनुमा है खुद साख्ता, वो उनका जो जहनी मिजाज मिलान है, जहनी मिलान, वो गुलामी की तरफ। और जाहिर है कि जब गुलाम और आका का मामला होता है तो कोई भी गुलाम किसी भी आका को नाखुश करना नहीं चाहता। तो जाहिर है ऐसी बात है मुस्लिम लीडरशिप थी, उन लोगों ने उनके साथ मिल करके बस अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, अपना फायदा कौम के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, आवाम के लिए कोई भलाई की बात बिल्कुल नहीं। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।